हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं बिंदु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, इंग्लिश लिटरेचर की लास्ट पोएम हम आज कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है द टाइगर एंड द डियर, विच वॉज रिटन बाय श्री अरबिंदो। जी हाँ, आज फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम करेंगे अबाउट पोएम, पोएट एंड पोएटिक डिवाइसेस। आपको सबको पता है बच्चों कि हमारा जो ये जो पैटर्न है, इसको लेने का रीज़न क्या है? जी हाँ, इसका रीज़न है कि हमें पोएट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। कई बार आपको क्वेश्चंस में पोएट के लिए ही पूछ लिया जाता है, और पोएम की जो समरी है वो मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको रिकॉग्नाइज हो, यस दिस वन इज़ द समरी। और फिर जब हम स्टेंजा एक्सप्लेनेशन लेते हैं तो उसको बहुत इजीली कवर अप कर पाते हैं, है ना। और इसके साथ ही एक और चीज़, पोएटिक डिवाइसेस की हम बात करते हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस में मैंने आपको बताया, यू आर द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, तो आपको ये चीज़ होना चाहिए। मैंने कंपलसरी में भी इस चीज़ को हर पोएम में लिया था। क्यों? क्योंकि जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश का, लिटरेरी टर्म्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले श्री अरबिंदो सर की। सबसे पहले तो मैं बात करने से भी पहले एक ही बात कहूँगी, ओपन योर नोटबुक्स एंड पेन विद मी, बिकॉज दिस वन इज़ द प्रैक्टिस सेट फॉर यू। अच्छे से बार बार रिवीजन करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने टारगेट के बहुत पास आ जाएंगे। और जब आप एक बार अपने टारगेट के पास आ गए तो कोई भी आपको उस टारगेट को अचीव करने से रोक नहीं सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, about the poet. श्री अरबिंदो ओरिजिनल नेम अरबिंदो घोष। इनका ओरिजिनल नेम क्या था बच्चों? अरबिंदो घोष। अरबिंदो ऑल्सो स्पेल्ड अरविंद। इनका एक और स्पेल अगर हम करें तो अरबिंदो नहीं कहें तो हम इसे अरविंद भी कह सकते हैं। श्री आल्सो स्पेल्ड श्री, है ना। तो श्री को हम श्री भी स्पेल में ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ इनको मेंशन करती है कि इनके नाम को अलग अलग प्रोनाउंस हम कर सकते हैं। वॉज योगी, सी फिलोसोफर, पोएट एंड इंडियन नेशनलिस्ट हु propounded a philosophy of divine life on earth through spiritual evolution। जी हाँ, देखिए आप, एक आदमी में इतने सारे गुण हैं। सबसे पहले तो हमने क्या कहा, योगी हैं ये। योगी इट मीन्स योगा मास्टर हैं, योगा मास्टर हैं अलग अलग। इन्होंने उस समय बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था योगा का, और इसको स्प्रेड करने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। सीर इट मीन्स हमने बताया भी है, पैगंबर, भविष्य दृष्टा, जो भविष्य के बारे में बताएं। तो इनको जो इनकी इंटेलेक्चुअलिटी थी वो इतनी ज़्यादा हाई थी कि कई लोग इनके पास में इस चीज़ के लिए आते थे कि प्लीज़ हमें बताइए, आपको बताएं कि श्री अरबिंदो का जो टाइम है वो ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर आता है। इट मीन्स इनका जो बर्थ है वो उसी टाइम पीरियड का है। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे उससे रिलेट करके ज़रूर करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों। इसके अलावा बहुत ही बड़े फिलोसोफर हैं, पोएट हैं और इंडियन नेशनलिस्ट। इन्होंने इंडिया को जो नेशनलिस्ट, इट मीन्स इन्होंने इंडिया के, जब ब्रिटिश के साथ में अलग अलग छोटे छोटे वार होते थे या उनकी जो भी घटनाएं होती थी, उनमें भी स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने बराबर एज एक्टिविस्ट पार्ट लिया है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा प्रपाउंडेड इट मीन्स प्रतिपादित करते थे। किस चीज़ को प्रतिपादित करते थे बच्चों? फिलोसफी ऑफ डिवाइन लाइफ। इट मीन्स भगवान के लिए अर्पित जो हमारी ज़िंदगी है, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। ऑन अर्थ थ्रू स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन मीन्स कि किसी भी अध्यात्म से जुड़ के किसी कार्य को करना, और वह अध्यात्म भी हमें अल्टीमेटली कहाँ लेके जा रहे हैं? भगवान के कदमों तक। हमारी जो भक्ति है वो भगवान के कदमों तक जा रही है। तो इन सब के लिए इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। He was born on 15th of August 1872
जी हाँ, जिस दिन हमारा भारत स्वाधीन हुआ था, सिर्फ मैं डेट ले रही हूँ बच्चों, ईयर नहीं ले रही हूँ। 1872 में इनका बर्थ हुआ था, 15 अगस्त 1872। जब भारत क्या कर रहा था, अपने आप को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्षरत था। कहाँ पे हुआ था इनका बर्थ? इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता, इंडिया, जो जिसको अब हम कोलकाता कहते हैं, पहले इसे कलकत्ता कहा जाता था, और वहीं पे इनका बर्थ हुआ था। आप देखिए कि कलकत्ता उस टाइम बहुत ही हाईलाइटेड था। वाई बता सकते हैं? क्योंकि उस समय ज़्यादातर जो काम होते थे वो बंगाल साइड से, कलकत्ता साइड से ही होते थे, और वहाँ पे इनका बर्थ होना अपने आप में ही इनको कहाँ लेके जाता है, इंडियन नेशनलिस्ट बनने के लिए 2 कदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे, और वहीं पे इनकी ये जो आधारशिला है वो शुरू हो गई थी। He died on December 5, 1950 in Pondicherry, now Puducherry. डेथ का जो टाइम है वो 1950 का है, 5 दिसंबर का है। पौंडीचेरी, जिसको अब हम क्या कहते हैं बच्चों? पुडुचेरी कहते हैं। तो वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। और इनके बारे में हम अगर बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? आफ्टर एजुकेशन टर्निंग टू हिज नेटिव कल्चर ही बिगेन द सीरियस स्टडी ऑफ योगा एंड इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग क्लासिकल संस्कृत। जब इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली, उसके बाद में इनका मेन क्या था? वो वापस नेटिव कल्चर का मतलब होता है जैसे आप कहीं एक जगह विशेष से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पे जाएं, उस कल्चर को अपनाएं। हमारे यहाँ पे राजस्थान में आप बता सकते हैं कौन सा डांस का कल्चर क्या चलता है? राजस्थान का नृत्य, घूमर। तो ये मैंने एक कल्चर का एक पार्ट बताया है। यहाँ पे ये नेटिव कल्चर पे जाते हैं, इनका बहुत ही सीरियस स्टडीज होती है। किस बारे में? योगा। फर्स्ट वन इज योगा के बारे में करते हैं। सेकंड वन इज इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है, जिसमें क्लासिकल संस्कृत सबसे अच्छी मानी जाती है। और क्लासिकल संस्कृत को आप देखिए, साउथ इंडियन लोग जो है वो क्लासिकल संस्कृत में बहुत ज़्यादा बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे जब हम इनकी सर की बात करते हैं तो आप ये देखिए, कलकत्ता साइड के होते हुए भी इन्होंने क्लासिकल संस्कृत पर बहुत ही अच्छा अपना पकड़ मजबूत बनाई है। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात, फ्रॉम 1902 to 1910 Aurobindo took part in the struggle to free India from the British rule. हमने अभी बात की बच्चों कि इस टाइम जब इनका बर्थ हुआ था वहाँ पे हम गुलाम थे। इंडिया जो है एक गुलाम देश था और वहाँ पे अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल की जा रही थी। एंड ऑन दैट टाइम, फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1902 to 1910, श्री अरबिंदो आल्सो टुक पार्ट इन दैट फ्रीडम स्ट्रगल एंड गिव अ मेन पार्ट ऑफ हिज लाइफ। बहुत अच्छा प्रोमिनेंट इन्होंने रोल अदा किया था उस टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज। लेकिन आप देखिए, जब हम कह रहे हैं कि हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, किसके विरुद्ध? ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध। तो अंत में हुआ क्या? एज अ रिजल्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज ही वॉज इन प्रिजन इन 1908 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। इन पौंडीचेरी ही फाउंडेड अ कम्युनिटी ऑफ स्पिरिचुअल सीकर्स which took shape as the Sri Aurobindo Ashram in 1926। ये एक जीके का क्वेश्चन भी बनता है बच्चों। आप हायर स्टडीज़ करेंगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडीज़ करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपको एक जीके के क्वेश्चन के रूप में भी इसमें ये वाला पोर्शन इंक्लूड किया हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि इन्होंने क्या किया। श्री अरबिंदो आश्रम के नाम से 1926 में आश्रम बनाया, जो किस लिए बनाया गया था? ओनली एंड ओनली फॉर द स्पिरिचुअल सीकर्स। अपनी कम्युनिटी, अपने समाज को
इकट्ठा करना और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देना, इसके लिए यह आश्रम बनाया गया था। He became a spiritual reformer and he is revered for his vision on human progress and spiritual evolution। हमने अभी बात की बच्चों, क्या होता है कि जब आप श्री अरबिंदो आश्रम इन्होंने बनाया 1926 में, स्पिरिचुअल बेस्ड बनाया, तो इनका ये जो काम है स्पिरिचुअल रिफॉर्मर का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। और इन्होंने एक ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए, इंसान मानसिक रूप से आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति कैसे करे, इसके लिए भी इन्होंने अपना एक बहुत ही अच्छा विज़न रखा था और इसीलिए इनको माना जाता है बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर। और श्री अरबिंदो आश्रम की जब इन्होंने स्थापना की तो वहाँ का जो आसपास का एरिया है, आप खुद देखिए कि इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से भर गया था, लोग आध्यात्मिकता की तरफ जाने लगे थे, लोग ये चीज़ संकेत में लेने लगे थे कि दिस वन इज आल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। He developed a method of spiritual practice which he called integral yoga। जी हाँ, उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए एक और नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? इंटीग्रल योगा। मैंने आपको पहले ही बताया ये बहुत ही अच्छे योगा करने वाले भी थे, तो इन्होंने अपने इसको नाम ही, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को नाम ही इंटीग्रल योगा दे दिया था। His poetry may be divided into two broad groups। देखिए इन्होंने जितनी भी पोएट्री लिखी है बच्चों, उसको ज़्यादातर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। 2 ग्रुप्स, फर्स्ट वन इज पोएट्री ऑफ एक्शन, फर्स्ट वन इज पोएट्री ऑफ एक्शन एंड सेकेंड वन इज पोएट्री ऑफ मेडिटेशन। जी हाँ, पोएट्री ऑफ एक्शन में इनका जो काम था वो अलग शो होता था, और पोएट्री ऑफ मेडिटेशन, आपको खुद को पता है मेडिटेशन करना हर इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। और यही मेडिटेशन के ऊपर इनकी जो ग्रुप्स डिवाइड, इनके पोएट्री को ही इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया था कि ये मेरी जो पोएट्री है ये मेडिटेशन के ऊपर बेस्ड है एंड दिस वन इज बेस्ड ऑन द एक्शंस गोइंग ऑन। His main literary works, देखिए इनका लिटरेरी वर्क्स की हम बात करते हैं बच्चों, तो हम एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि इनका ये जो लिटरेरी पार्ट है ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल। जी हाँ, इनकी जब हम बात करते हैं, अलग अलग बेस हम जब लेते हैं, तो इनका जो मेन वर्क है वो इसमें शो होता है। और हम कह सकते हैं कि जब हम इसको लेके पढ़ने के लिए लेके बैठेंगे तो आप खुद कहेंगे यस दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ आल्सो। इनका करेक्टर को लेके लिखना और उसको एनालाइज करके लिखना बहुत ही इम्प्रेसिव है। जैसा आपने देखा बच्चों कि हम बात कर रहे थे द सिंथेसिस ऑफ योगा की, तो उसी तरह से हम एक चीज़ और कहेंगे अरबिंदो सर के बारे में। ही हैज़ रिटन इंस्पायरिंग कमेंटरीज ऑन द वेदास, द उपनिषद्स एंड द भागवत गीता। इनकी हम अलग अलग वर्सटाइल इमेजेस देख रहे हैं श्री अरबिंदो सर की, तो हम क्या देख रहे हैं, इनकी जो शॉर्ट कमेंट्रीज हैं वो भी आ रही हैं। वेदास के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, उपनिषद्स जो हमारे हिंदू ग्रंथ हैं उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा है, एंड अबाउट भगवत गीता। तो इनको अगर हम देखते हैं, श्री अरविंदा की कमेंट्रीज को सुनते हैं, तो आप देखिए कि इसमें एक नया आपको इनोवेशन मिलेगा। इन्होंने ना सिर्फ इतना काम किया, इन्होंने अलग अलग शॉर्ट कमेंट्रीज भी बनाई। किस किस के ऊपर बनाई? हमारे जो हिंदू धर्म है उसके वेदास के ऊपर बनाई, उपनिषद्स के ऊपर बनाई, एंड ऑन भगवत गीता। तो यहाँ पे ये चीज़ें जब हम लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये सिर्फ
पोएट ही नहीं है, ये वर्सटाइल इमेज लेके अपने आप में हमारे सामने हैं। क्यों? क्योंकि हम जब पोएट के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसी चीज़ के लिए पढ़ते हैं कि इनमें और क्या क्या क्वालिटीज़ है। देखिए बच्चों, एक तो होता है ओनली फॉर रीडिंग पर्पस, एक होता है आप इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारेंगे। जी हाँ, जब हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को उतारते हैं तो हमारा जो इम्पोर्टेंस है, इट मीन्स पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ लाइफ लेने का जो हमारा नज़रिया है वो बदल जाता है और हम बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लाइफ की तरफ जाते हैं और हमें भी लगता है यस वी विल आल्सो डू समथिंग बेटर इन आवर लाइफ। अब हम अगर पोएम की बात करते हैं बच्चों, तो मैं पोएम स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमने बात की थी कि ये अरबिंदो का जो टाइम था, उस टाइम इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। जी हाँ, और जब वो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस समय आप देखिए कि हम ब्रिटिश लोगों से अपने इंडिया को दिलाने के लिए, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो पोएट्री है, ये जो पोएम है, विशेष तौर पे अरबिंदो ने इंडिकेट करते हुए लिखी है द टाइगर एंड द डियर। यस, टाइगर मीन्स ब्रिटिश लोग, डियर मीन्स इंडियन लोग। तो इस चीज़ को अपने लाइफ में भी उतारना है कि आप कभी भी कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आपको क्या क्या हेल्प मिल सकती है। तो मैंने आपको बताया द टाइगर एंड द डियर में ये मैसेज है हमारे ब्रिटिश लोगों से, हमें अपने आप को फ्रीडम स्ट्रगल के लिए डियर एज अ इंडियन। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अबाउट द पोएम। इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा बच्चों, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लाइन देखिए, अरबिंदो द टाइगर एंड द डियर इज अ फिलोसॉफिकल एंड शॉर्ट डिडक्टेड पोएम इन 1930, रिवाइज्ड इन 1942। इन्होंने 1930 में ही इस पोएम को लिख दिया था। मैंने आपको बताया इसका लिखने का पर्पस भी कि बहुत ही डिडक्टेड पोएम है। 1930 में लिखने के बाद में इनको कुछ और आवश्यकताएं महसूस हुई एंड आफ्टर दैट ही अमेंडेड दैट पोएम एंड रिवाइज्ड न्यू एडिशन इन 1942। सेकेंड वन इज इट इज़ अ कंट्रास्ट। मैंने आपको बताया कि वहाँ पे परिस्थितियाँ क्या चल रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था। तो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसी को यहाँ पे देखिए, इट इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन गुड एंड एविल, innocence and experience and life and death। जी हाँ, गुड एंड एविल, गुड यहाँ पे डियर को बोला गया है, एविल के लिए किसको रिप्रेजेंट किया गया है, टाइगर को, एंड इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे कई बार तो हमें जो टाइगर है वो भी बहुत इनोसेंस दिखाई देगा, डियर तो है ही, इनका इम्पोर्टेंस तो है ही डियर का। तो प्लस यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है उस चीज़ को लेते हुए, लाइफ और डेथ को लेते हुए ही यहाँ पे पोएम को आगे एब्रिविएट किया गया है, एक्सपेंशन दिया गया है। यहाँ इस लाइन को गौर से देखिए बच्चों, द टाइगर क्राउचेस स्लोली टू अटैक द डियर। टाइगर क्या करते हैं, डियर जब पानी पीने आए हुए होते हैं तालाब के ऊपर, तो टाइगर धीरे धीरे कदमों से अपना झुकाव करते हैं, अपने डियर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं ताकि जो डियर है उसे हमले का पता न चले। द फायरस टाइगर leaped up over the deer and torn it into pieces। और एक क्षण ऐसा आता है, टाइगर झपट्टा मारते हैं और डियर को टॉर्न कर देते हैं। टॉर्न मीन्स टुकड़े टुकड़े करना, इनटू पीसेस, है ना। तो अलग अलग टुकड़ों में टाइगर को फाड़ दिया गया, टॉर्न कर दिया गया। In spite of death and desolation, the poet seems to be very optimistic about love and peace। देखिए, ठीक है, इस पोएट्री का जो पोएम है उसका जो अंत है वो किसकी डेथ से हुआ,
डियर की डेथ से हुआ बच्चों। साथ ही यहाँ पे जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं, इट्स ओके, यहाँ पे ये चीज़ हुई है, डियर की डेथ हुई है, बट पोएट क्या करते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सकारात्मक नज़रिए से देखने वाला व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक वे से लेते हैं और लव एंड पीस को बढ़ावा देते हैं बहुत ज़्यादा। वो क्या कहते हैं, दिस वन इज द लव एंड पीस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। जनरली पीपल आर अफ्रेड ऑफ द टाइगर। हम सबको पता है, जी हाँ, टाइगर थोड़ी ही दूर आएगा तो भी हम सब क्या करेंगे, डर के अपने रूम, एक बंदर आ जाता है तो भी आप देखिए कि हम अपने गेट्स वगैरह बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो बात की जा रही है टाइगर की। तो हम सबको पता है कि टाइगर से हम सभी जने डरते हैं, डरना भी चाहिए। दे हेट इट बिकॉज इट इज रफ एंड डेंजरस। रफ है, डेंजरस है, हम सब के लिए खतरनाक है। क्यों डरते हैं लोग, क्योंकि डेंजरस है, वो कभी भी हमको भी टॉर्न कर देगा पीसेस में। इन द पोएम द वर्ड ऑफ टाइगर स्टैंड्स फॉर डेथ। यहाँ पे जो टाइगर का, पोएम से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं बच्चों, टाइगर का जो संसार है वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्कनेस को बता रहा है। इट मीन्स चारों तरफ अंधेरा एंड एरोगेंस। यहाँ पे टाइगर किसका रिजेंबलिंग कर रहा है बच्चों, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश पीपल्स का, जो हमारे ऊपर आधिपत्य किया हुआ था उन लोगों का, उनको इंडिकेट यहाँ पे टाइगर के थ्रू किया जा रहा है। The deer in the poem suggests innocence, softness and love. टाइगर की हमने बात की, टाइगर किसका प्रतीक है बच्चों, टाइगर प्रतीक है डेथ का, टाइगर प्रतीक है डार्कनेस का, टाइगर प्रतीक है एरोगेंस का। जी हाँ, जबकि हम डियर को पोएट के बेस पे देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, डियर इज द रिजेंबलिंग ऑफ इनोसेंस, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट आदमी है ना। और सॉफ्टनेस, यहाँ पे डियर को मैं आदमी कह रही हूँ, लेकिन ये क्वालिटीज़ हम इंसानों में भी तो होती है। इनोसेंसी होती है, बोलने का एक तरीका होता है, सॉफ्टनेस होती है, हमारा काम करने का तरीका होता है। एंड एज ह्यूमन बींग्स नीड्स लव, डियर को भी रिप्रेजेंट किया गया है लव से, इनोसेंस से एंड सॉफ्टनेस से। तो यहाँ पे ये जब हम डिस्कशन करते हैं तो आपने क्लियर कट इसको डिवाइड करके देख लिया है बच्चों, और इसको देखते हुए आपने इस चीज़ को पॉइंट आउट भी कर लिया होगा। द पोएट क्लोजेज द पोएम। देखिए जैसे जैसे हम समरी पढ़ रहे हैं तो मैं स्टार्टिंग से आपको मेरे साथ साथ लेके चल रही हूँ। तो जब पोएट लास्ट में क्लोज कर रहे हैं पोएम तो देखिए क्या होता है, द पोएट क्लोजेज द पोएम विद द नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म। जी हाँ, मैंने आपको बताया ऑप्टिमिज्म की तरफ ही लास्ट में पोएट क्या कहते हैं, ऑलवेज लिव ऑप्टिमिस्टिकली इन लाइफ। और यहीं पे इस पोएम का भी दी एंड यही कह रहा है, क्या कह रहा है, ही सेज दैट in spite of the various blows of death and darkness, life is a thing to be enjoyed, sufferings are not eternal। देखिए हमारी ज़िंदगी कठिनाइयों से भरी हुई है, हर क्षण लगता है कि अब एक कठिनाई शुरू हो गई, हर क्षण लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी में एक रुकावट आ गई है, हर क्षण लगता है कि नहीं अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। लगता है नहीं लगता बच्चों, जी हाँ। लेकिन उसी क्षण आपको क्या लगेगा, लाइफ इज़ अ थिंग टू बी एंजॉयड। आप देखिए छोटा बच्चा है, वो कई बार रोने लग जाता है कि यही चीज़ चाहिए, यही चीज़, फलानी चीज़ के लिए, वो टॉय है कुछ भी है, रोने लगता है। बट आप उसको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर दीजिए, उसी क्षण उसमें आप क्या देखेंगे, अरे वो तो बिल्कुल टोटली चेंज हो गया है। और आजकल मदर्स के पास तो बहुत अच्छा है
कि या तो वो उनको स्पोर्ट्स में बाहर ले जाती हैं या फिर क्या करती हैं, घर पे जो हमारा इडियट बॉक्स हम कहते हैं, बुद्धू बॉक्स, टीवी, उसे चालू कर देते हैं। तो हमें अगर अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना है तो हम ये नहीं कर सकते कि हम इडियट बॉक्स के पास बैठें, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स को, योगा को बढ़ावा दें। हम औरबिंदो की पोयम पढ़ रहे हैं बच्चों, हम औरबिंदो को पढ़ रहे हैं, तो औरबिंदो का जो योगा, स्पिरिचुअल योगा और ये सब बातें हैं, इंटीग्रल योगा की हमने बात की। तो यहाँ पे आपको ज़िंदगी को एंजॉय करने के बहुत तरीके हैं। फर्स्ट वन इज़ बी ऑप्टिमिस्टिक इन योर लाइफ। सफरिंग्स आर नॉट एटर्नल। जो हमारी दुविधाएं हैं हमेशा नहीं रहती, रात होती है, रात के बाद में दिन जरूर उगता है, उगता नहीं उगता? जी हाँ, उसी तरीके से हमारे लाइफ में भी इफ एनी प्रॉब्लम्स आर देयर, आफ्टर सम टाइम आप खुद देखेंगे कि आप खुद ही या तो उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम आप खुद क्या करते हैं, वापस अपनी जो लाइफ है उसे गोइंग ऑन रखते हैं। देखिए इनका जो वे ऑफ टीचिंग है किसी भी चीज़ को, वो देखिए आप। ही टीचेस द लेसन दैट दोज हु हार्म अदर्स, दोज हु हार्म अदर्स, मैं रिपीट कर रही हूँ इसको बिकॉज दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट पैसेज, विल बी डिस्ट्रॉयड लाइक द मैमथ। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम भी मैमथ्स की तरह फिनिश हो जाएंगे। मैमथ बच्चों पुराने ज़माने में हम कह सकते हैं डायनासोर की तरह, एक बड़े बड़े हाथियों की तरह एक जानवर होता था, उसे मैमथ कहा जाता था। तो हम डायनासोर को इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायनासोर आप देखिए अब इनका एटर्निटी कहीं नहीं है, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर हम भी किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हु हार्म अदर्स, हम किसी को भी, सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक रूप से मैमथ की तरह हो जाएंगे, धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, समरी ऑफ द पोएम देखा। समरी से आपको नियर अबाउट पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ तक पहुँचने में बहुत अच्छी मदद मिली है बच्चों। जब हम स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे आप खुद इसे बार बार रिपीट कर पाएंगे। यस, आई नो यू हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस, यू विल डू दिस वन। अब हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। ऑल्दो आप ये देख रहे हैं कि पोएम किस रूप में लिखी गई है, आपके पास में बुक है, आप इस चीज़ को देख रहे हैं, फिर भी इसमें कई पोएटिक डिवाइसेस हैं जिनको मैंने इंक्लूड करना जरूरी समझा। वी विल टेक दीज स्टेप बाय स्टेप। सो let's start with me one by one. We are taking all these things. The tiger and the deer is without any doubt a Blackian poem where the lambish element has been contrasted with the tigerly ferocity. देखिए बात को कहने का लहजा देखिए बच्चों कि जो डियर है, टाइगर एंड द डियर जो पोएम है, वहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइगर को, तो हम क्या कह सकते हैं, ये ब्लैकियन पोएम है जिसमें कि लैम्बिश एलिमेंट है। लैम्बिश एलिमेंट का मतलब होता है कि एक तरह का कंट्रास्ट होता है, विरोधाभास होता है। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टाइगर की फेरोसिटी, इट मीन्स जो टाइगर है उसका खूंखारपना हम यहाँ पे देखेंगे, कितना खूंखार हो जाता है वो। The mighty perish in their might। जी हाँ, ये एक स्टेटमेंट हमारी पोएम के अंदर है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है देखें। दिस स्टेटमेंट मेटाफोरिकली, लिटरेरी टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोएटिक डिवाइसेस की। Metaphorically means that the violent and mighty people can inflict distress and pain upon others, but their cruel sway will not last long. यहाँ पे the mighty perish in their might एक मेटाफर मैंने आपको बताया कि जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है विदाउट द वर्ड्स एज एंड लाइक। हम इन चीज़ों को पहले भी कई बार डिवाइसेस को डिस्कशन में ले चुके हैं। तो एज या लाइक करते ही तो वो क्या हो जाता है बच्चों,
वो सिमिली हो जाती है। तो यहाँ पे हम पोएटिक डिवाइस की बात कर रहे हैं, मेटाफर की। तो इस जो लाइन है इसमें मेटाफर है, और मेटाफर में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? वायलेंट एंड माइटी पीपल, जो बहुत ही वायलेंट, इट मीन्स बहुत ही गलत लोग, गलत प्रकृति के लोग होते हैं बच्चों। वो क्या करते हैं? वो डिस्ट्रेस और पेन देते हैं हम लोगों को, है ना। दूसरे जो बदमाश लोग होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि बड़े ही पैसिमिस्टिक विचारधारा वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डिस्ट्रेस और पेन देते हैं दूसरे लोगों को। बट अल्टीमेटली क्रूअल स्वे विल नॉट लास्ट लॉन्ग। एक क्षण ऐसा आता है कि उनकी जो क्रुअलिटी है वो भी फिनिश हो जाती है। तो इस लाइन में मेटाफर का यूज किया गया है। सेकंड वन who draws out the sword will meet his fatal end by a sword। यहाँ पे भी देखिए ये लाइन हमने अगेन पोएम में से ली है। इसमें देखिए, दिस स्टेटमेंट रिवील्स द फैक्ट दैट द माइटी हैव टू पैरिश इन देयर माइट। हमने इससे पहले वाली जो लाइन है उसको देखिए आप, हमने इसे जस्ट पहले द माइटी पैरिश इन देयर माइट करके हमने यहाँ पे लिया था। तो यहाँ पे ये चीज़ आप स्पेशली देखिए, दिस स्टेटमेंट इज एन आई ओपनर टू द डिक्टोरियल वायलेंट एंड हॉटी मैन। ये जो स्टेटमेंट है ये हम सब के लिए आंखें खोल देने वाला स्टेटमेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या जो बदमाश लोग होते हैं, वायलेंट लोग होते हैं, उनको इंडिकेट करके इस पोएम को लिखा गया है। आई एम अगेन सेइंग टू यू कि यहाँ पे क्या बात की गई थी? यहाँ पे बात की गई थी ब्रिटिश गवर्नर के जो लोग हैं, ब्रिटिश पीपल्स जो है वो हमारे यहाँ पे राज कर रहे थे। तो यहाँ पे इस पोएम का जो बेस है वो उसी जगह से लिया गया है। 2 or 3 beautiful usages in the poem captivated the readers। देखिए 2-3 और जो usages इसमें लिए गए हैं उनको देखें। soundless pause of grandeur and murder। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है इस पोएम की बच्चों। आप देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साउंडलेस पॉज ऑफ ग्रैंडियर एंड मर्डर। यहाँ पे ग्रैंडियर किसको बिलोंग कर रहा है? टाइगर को कर रहा है। टाइगर क्या करता है? इन द लास्ट डियर को मार देता है ना। इट इज नॉट साउंडलेस पॉज, साउंडलेस पॉज नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, इट इज नॉट साउंडलेस पॉज दैट इज नॉट वर्दी। साउंडलेस पॉज का ये मीनिंग नहीं यहाँ पे क्या? ऑफ ग्रैंडियर एंड मर्डर विच एट वंस इवोक्स एन एम्बिवलेंस दैट इज फिलोसॉफिकल। यहाँ पे भी हमें दार्शनिक रूप से जो पोएट हैं वो अपनी बात कहने के लिए ये लाइन यहाँ पे लेके आए हैं कि वो इतने धीमी गति से पंजे से चल रहा था। कौन? हम ब्रिटिश लोग या डियर या टाइगर? ध्यान रखिए बच्चों, कंसंट्रेट। फिगर ऑफ स्पीच देखिए यहाँ पे। फिगर ऑफ स्पीच अ ब्यूटीफुल यूसेज इन विच शेडो बिकम्स पार्ट ऑफ कूलनेस। शेडो किसका रिजेंबल कर रहा है? शेडो किसके बारे में बता रहा है? कूलनेस के बारे में बता रहा है। बट इट इज मच मोर देन कंट्रीब्यूटर टू कूलनेस। विजुअल इमेज ऑफ द ट्रीज। पेड़ जो हमें छाया देते हैं, पेड़ जो हमें ठंडी छाया देते हैं, उसके बारे में इसको लिंक करते हुए कहा गया है। एक और बार हम कहते हैं इंटरनल योगा की बात हम करते हैं। इंटरनल योगा समटाइम्स आल्सो कॉल्ड सुपरमेंटल योगा। इंटरनल योगा को और क्या कहा जाता है? सुपरमेंटल योगा। इट मीन्स योगा को बढ़ावा देना, इट मीन्स स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा देना। तो आप गॉड, डिवाइन गॉड के पास जाने के लिए ऐसा नहीं है मृत्यु प्राप्त करके ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम पहुँच सकते हैं अपने विचारों को शुद्ध करके। तो वहाँ पे जब हम अरविंदो सर की बात करते हैं तो हम ये स्टेटमेंट ज़रूर हमें याद रहना चाहिए। आप ये देखिए, साधना
हम कहते हैं ना भक्ति करना, साधना करना। साधना इज योर पर्सनल इंडिविजुअल स्पिरिचुअल एफर्ट। साधना क्या है? पर्सनल एफर्ट है हमारा। हम खुद कितनी देर तक मेडिटेशन के लिए साधना, आप देखिए कई बार हम क्या पढ़ते हैं कि फलाने साधु ने 6 महीने तक हिमालय पर्वत पर साधना की, है ना। तो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना, it is the main tool to work on yourself to achieve the purpose of life. लाइफ के पर्पस को आगे बढ़ाते हुए, जी हाँ, लाइफ के पर्पस को, हमारा जो मेन उद्देश्य है उसको हम आगे लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और जब हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी होगी तो हम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे, हम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। हम अपने आप में कह सकते हैं ना कि एक ऐसा इंसान जो शांत रहते हुए ऑप्टिमिस्टिक लाइफ जी रहा है। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि हमने पोएम के बारे में, हमने पोएट के बारे में, और हमने क्या डिस्कशन किया? पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो स्टैंजा एक्सप्लेनेशंस का आएगा, तब तक बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए। नमस्कार।